नरेंद्र मोदी सरकार के कैसे रहे 7 साल, जाने देश में क्या क्या बदला। मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में घिरे दिख रहे हैं। शायद ये पहली बार है जब सरकार की ओर से इस मौके पर किसी विशेष आयोजन का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो चर्चा में रहे हैं। सरकार के 7 साल पूरे होने पर आइए जानते हैं ऐसे ही 7 फैसलों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि हर भारतीय पर असर डाला है। पहला बड़ा बदलाव, प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर कहा कि आज रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बेकार हो जाएंगे, इन्हें बैंकों में जमा करने की छूट मिली। सरकार का पूरा जोर डिजिटल करेंसी बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर शिफ्ट हो गया। मिनिमम कैश का कॉन्सेप्ट आया। प्रधानमंत्री के फैसले से एक ही झटके में 85% करेंसी कागज में बदल गई। बैंक में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट जमा हो सकते थे। सरकार ने 500 और 2000 के नोट जारी किए। इसे हासिल करने पूरा देश ही एटीएम की लाइन में लग गया। नोटबंदी के 21 महीने बाद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपए के जो नोट जमा हुए उनकी कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ रुपए थी। नोटबंदी के वक्त देश में कुल 15.41 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के नोट चल रहे थे। यानी रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया। सरकार के इस फैसले के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ। 2016 से 17 में 1013 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था। 2017 से 18 में ये बढ़कर 2070.39 करोड़ और 2018 से 19 में 3133.58 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था। प्रधानमंत्री ने काला धन, आतंकवाद, जाली नोट के खिलाफ इसे बड़ा हथियार बताया, पर काला धन भी सफेद हो गया। स्विस बैंकों में नोटबंदी के बाद भारतीयों का पैसा 50% तक बढ़ गया। दूसरा बड़ा बदलाव, आजादी के बाद पहली बार भारत ने दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखाया। भारत का आतंकवाद से निपटने को लेकर नजरिया बदला। कुछ दिन बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को बहुत फायदा हुआ। मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौटी। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघी थी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के वक्त पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर आतंकवादियों को सबक सिखाया। इससे अच्छा ये हुआ कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को लेकर छवि मजबूत हुई। पूरे देश में महसूस किया गया कि भारत अपने दुश्मन को कहीं भी जाकर खत्म कर सकता है। हालांकि एयर स्ट्राइक के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट नियंत्रण को पार करके भारतीय सीमा में घुस आए और बमबारी की। इस दौरान भारत का MiG-21 पाकिस्तानी सीमा में गिर गया और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें 2 दिन बाद पाकिस्तान को रिहा करना पड़ा। तीसरा बड़ा बदलाव, पहले हर राज्य अपने अलग अलग टैक्स वसूलता था। अब सरकार की तरफ से सिर्फ GST वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। वसूली केंद्र सरकार करती है, बाद में राज्यों को पैसा लौटाती है। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में सबसे पहले पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला किया था। विधेयक बनाने के लिए कमेटी भी बनाई थी, पर राज्यों को डर था कि उन्हें जितना रेवेन्यू मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा। इस वजह से मामला अटका रहा। मार्च 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने GST लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, पर राज्यों के विरोध की वजह से वह अटक गया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार कई बदलावों के साथ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। कई स्तरों पर विरोध और बदलाव के बाद अगस्त 2016 में यह विधेयक संसद ने पास किया। 12 अप्रैल 2017 को GST से जुड़े 4 विधेयकों को संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिली। यह 4 कानून है: सेंट्रल GST बिल, इंटीग्रेटेड GST बिल, GST बिल और यूनियन टेरिटरी GST बिल। तब जाकर 1 जुलाई 2017 को आधी रात से नई व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई। इससे ये अच्छा हुआ कि टैक्स की विसंगति दूर हुई। अब पूरे देश में हर सामान पर एक सा टैक्स लगता है। शुरुआत में इंडस्ट्री को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे स्थिति सुधरी। कई बदलावों के बाद अब यह
प्रक्रिया स्मूथ हो गई है। इस बीच एक नुकसान ये हो रहा है कि राज्यों के विरोध की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों और आबकारी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस पर सहमति बनाने में सरकार नाकाम रही है। राज्य अब भी पेट्रोल डीजल पर अलग अलग टैक्स वसूल रहे हैं, इसलिए किसी राज्य में पेट्रोल 80 रुपए लीटर है तो किसी राज्य में 100 रुपए लीटर। चौथे बड़े बदलाव की बात करें तो केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं में 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गैर कानूनी बताया। ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा तय हुई। मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा मुआवजे की व्यवस्था भी हुई। सायरा बानो से रिजवान अहमद ने शादी के 15 साल बाद 2016 में 3 बार तलाक बोलकर संबंध तोड़ दिए। सायरा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया। सरकार को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने को भी कहा। मोदी सरकार ने फरवरी 2018 में अध्यादेश जारी किया। यह बिल की शक्ल में संसद में पेश हुआ और तमाम विरोधों के बाद भी दोनों सदनों से दिसंबर 2018 में यह पारित हो गया। सेलेक्ट कमेटी को बिल भेजने की मांग भी ठुकरा दी गई। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद मुस्लिम महिला विधेयक कानून बना और इसे 19 सितंबर 2018 से लागू माना गया। इससे अच्छा ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करता है तो उसे 3 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। आज के समय में 3 तलाक के केस घटकर 5% से 10% ही रह गए हैं। हालांकि इस संविधान के तहत एक दिक्कत ये आ रही है कि कानून में प्रावधान है कि विवाहित महिला को खुद शिकायत करनी होगी। इस बीच ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अनपढ़ महिलाएं पति या ससुराल के दबाव में शिकायत नहीं कर पाती हैं। 5वें बदलाव की बात करें तो केंद्र सरकार ने प्रशासनिक संकल्प से जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटा दी। राज्य को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना। वहाँ भारत में लागू कुछ ही कानून लागू होते थे। बच्चों को शिक्षा तक का अधिकार नहीं मिला था। कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी ही जमीन खरीद सकते थे। राज्य सरकार की नौकरियां भी अस्थायी नागरिक को ही मिलती थी। भाजपा भी लंबे समय से धारा 370 खत्म करने की मांग कर रही थी। कई बार यह मसला अदालतों में भी गया पर गतिरोध बना रहा। मोदी सरकार के फैसले के बाद बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब वहाँ केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। इससे ये हुआ कि जम्मू कश्मीर औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बना। भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुए। मनरेगा शिक्षा के अधिकार को भी लागू किया गया। हालांकि राज्य में राजनीतिक पार्टियों ने यह फैसला स्वीकार नहीं किया। नेताओं को नजरबंद रखा गया। इंटरनेट समेत संचार सुविधाओं को सस्पेंड करना पड़ा, जिससे पर्यटन पर असर पड़ा। इसी के साथ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। छठे बदलाव की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देता है। पहले इन लोगों को भारत की नागरिकता पाने के लिए भारत में 11 साल रहना होता था। नागरिकता संशोधन बिल के बाद ये अवधि 11 साल से घटकर 6 साल हो गई। ये बिल जनवरी 2019 में लोकसभा से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में पास होने से पहले ही 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। लोकसभा भंग होने के साथ ही यह बिल भी रद्द हो गया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भी मोदी सरकार ने नए सिरे से इस बिल को पेश किया। 10 दिसंबर 2019 को ये बिल लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। कई सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता पाने की राह आसान हुई। हालांकि सरकार नियम बनाने में नाकाम रही है। सांसदों के एक कमेटी को 9 जुलाई 2021 तक इन्हें फाइल करना है। हालांकि इस बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। और 7वें बड़े बदलाव की बात करें तो बैंकों के बढ़ते NPA से राहत मिलने और उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया होने की बात कही गई। बता दें कि 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक और इलाहाबाद को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का ऐलान
किया गया। इसके साथ IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन को भी सरकार ने मंजूरी दी। इससे फायदा ये हुआ कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलने लगी, बैंकों का खर्च कम हुआ, बैंकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बैंक की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली, टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश करने का मौका मिला। इसके साथ ही अब सरकारी बैंक बेहतर ढंग से प्राइवेट बैंक से मुकाबला करने की कोशिश कर पा रही है। इसी के साथ डूबते लोन को काबू करने में भी मदद मिली। इसमें एक नुकसान ये हुआ कि लागत कम करने के लिए लोअर लेवल के कई कर्मचारियों को VRS दिलाया गया। VRS का फुल फॉर्म वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है, जिसका सीधा मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति होना। एक कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या जो 20 साल तक क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर चुका है, वह VRS ले सकता है। प्रधानमंत्री पद के 7 साल पूरे होने पर PM मोदी ने कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं है, अपने संकल्प से चलता है। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षाओं के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। मोदी जी के 7 साल सरकार बने रहने पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।